हाँ चलो ध्यान दो। सवाल में ऐसा मेंशन कर रखा है, इन द प्रोटोनेशन ऑफ H2O चेंज अकर्स इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ। तो चलो ठीक है, सारे ऑप्शंस की बात करेंगे। प्रोटोनेशन का क्या मतलब है ये बताओ पहले, इस वर्ड का क्या मतलब समझ में आता है? जो समझ में आता है बताओ। सर एडिशन ऑफ प्रोटॉन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन 10th क्लास में पढ़ा है भाई प्रोटोनेशन वर्ड, 10th क्लास में दे रखा है प्रोटोनेशन। अगर हम लोग H3O प्लस वाले पार्ट के ऊपर, सॉरी H2 वाले पार्ट में हम लोग अगर H प्लस का एडिशन कराएंगे तो उस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में H3O प्लस का फॉर्मेशन होगा, इस चीज को प्रोटोनेशन बोलेंगे। तो चारों ऑप्शंस की अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर H2O मॉलिक्यूल की बात करें तो आदित्य बताओ ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp sp। अच्छा ऋषि? यस सर। sp। श्रुति? sp। no sir नो सर, नो सर, क्या नो सर, नो सर? क्या हो गया भाई? सर sp3 होगा सर। sp3 होगा? अबे दोनों Yes, sir. नालायक लोग, बाकी लोग भी। लोन पेयर को क्यों भूल जाता है? हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3 होगा। तो अगर H2 वाले पार्ट में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो H3O प्लस वाले पार्ट में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, एक पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, सॉरी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 गलती से बोल दिया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 6 में से एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, पहला चीज। और उसके अलावा 3 हाइड्रोजन वाले पार्ट के साथ बॉन्ड बनाने में चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग आराम से यहाँ पे एक लोन पेयर कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है। तो पहले भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट तो चेंज नहीं हो रहा। सवाल ने पूछा है चेंज अकर्स इन, तो हाइब्रिडाइजेशन में तो चेंज नहीं हो रहा, ये ऑप्शन हटा देते हैं पहला। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, और यहाँ 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर का मतलब हम लोग वी शेप या बेंड शेप की बात कर सकते हैं, जो भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं है। और H3O प्लस वाले पार्ट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक ही लोन पेयर है। एक लोन पेयर होने पे हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल शेप की बात कर रहे होते हैं। तो इस केस में शेप वाला पार्ट पहले वी शेप या बेंड शेप था और अभी ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ शेप तो चेंज हो रहा है। एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप बोथ, हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों चेंज हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज हो नहीं रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन आंसर है तो फोर्थ ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 121 के अलावा? अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना सवाल वापस से। 121 बोलो। तो एनालोगस क्या होता है? एनालॉगस वर्ड कभी नहीं सुना? सर सुने हैं, लेकिन केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब हुआ? क्या? अच्छा, इन जनरल इसका क्या मतलब होता है एनालॉगस का? सर बायो में पढ़े हैं कि जिसका फंक्शन सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। इसका फंक्शन सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अच्छा, और एक चीज बताओ, गूगल यूज करने आता है कि नहीं आता है? सर आता तो है। तो एनालॉगस वर्ड का अगर हिंदी मीनिंग चाहिए था तो क्यों नहीं गूगल कर लिया कि एनालॉगस वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है? इससे बहुत सारा क्वेश्चन रिलेटेड हुआ इससे। अरे रिलेटेड से क्या मतलब? चलो ठीक है, हम तुम्हारे सामने गूगल करके देखते हैं एक बार एनालॉगस का क्या मतलब है। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। एनालॉगस मीनिंग क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? कंपेरेबल, सिमिलर, लाइक, रिलेटेड, ऐसा कुछ दे रखा है। तो एनालॉगस से क्या समझ में आ रहा है? मतलब सिमिलर टाइप का जो चीज है। अब सिमिलर टाइप का अगर हम लोग कंसिडरेशन लेना शुरू करें तो सिमिलर टाइप का कौन सा पार्ट लेकर के चल रहे हैं? कौन से सवाल में है ये वर्ड? बताओ जल्दी, कौन सा सवाल में ये वर्ड? एक्सरसाइज 2 में है सर।
एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में कहाँ पे है? दे तो रखा है कहीं पे, कहाँ पे है ये हमको भी ध्यान नहीं आ रहा। एनालोगस वर्ड कहाँ है भाई? अरे बताएगा जी, डाउट पूछ लिया है, बता ही नहीं रहा कौन सा सवाल में डाउट है। इधर तो नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 56 के बाद सर। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57। अच्छा, एनालोगस वर्ड दे रखा है, तो स्ट्रक्चर इज एनालोगस टू। तो एनालोगस का मतलब समझ में आया था उधर सिमिलर, और स्ट्रक्चर ही सिमिलर करने के लिए पूछा है, तो स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज एनालोगस टू। तो वो मुश्किल सवाल तो नहीं था, बन जाना चाहिए था, है कि नहीं? यस सर, अब बन जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? बी बैच में तो यार मैसेज भेज दिए हैं, बट अभी तक कोई देखा नहीं है क्या? 11 EB देख रखा है सब लोग? अरे कौन से बैच में भेज दिया लिंक? 11 MB। और कोई डाउट है तो पूछते जाओ। बताओ, जल्दी बताओ, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। 59 सर। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दे रखा है 59, ये क्वेश्चन ना? यस सर। ओके। इन डाइसाइनोजेन, जैसे CN होल ट्वाइस दे रखा, इसको डाइसाइनोजेन बोलना चाहिए था, साइनोजेन की जगह पर डाइसाइनोजेन वर्ड होता तो ज्यादा बेटर है। इस केस में डाइसाइनोजेन का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो एक चीज सोच के देखो, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो नाइट्रोजन का तो 3 बॉन्ड खत्म हो चुका, बट कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन का तो 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है, तो और ऑप्शन क्या है अपने पास कि कार्बन कार्बन का 1 बॉन्ड होगा, और क्योंकि डाइसाइनोजेन है तो आराम से 2 CN ग्रुप होना चाहिए, तो 2 CN ग्रुप को आपस में कार्बन से अटैच कर दिया, डाइसाइनोजेन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। पहला चीज, सबसे पहला पार्ट ये बोला, इन डाइसाइनोजेन ईच कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरे कार्बन पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब पहला स्टेटमेंट वाला पार्ट सही दे रखा है। दूसरे वाले केस में अगर जाएंगे तो XCF24+ अगर बनाएंगे तो Xc के ऊपर 2 फ्लोरीन वाला पार्ट दे रखा, और जेनॉन नोबल गैस है, इसका मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हुए काम करे तो फिर हम लोग आराम से 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन हटा दिए क्योंकि 4 पॉजिटिव चार्ज है, बचा हम लोग के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया, मतलब बचा अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp2 निकल के आएगा, और sp2 वाले पार्ट में हम लोग का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर प्लानर शेप होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से हम लोगों का 3 बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड गायब रहेगा। जब एक बॉन्ड गायब रहेगा तो इस चीज को हम लोग बेंड शेप या वी शेप बोल सकते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर निकल के नहीं आने वाला है। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जब XCF24+ होगा तो लीनियर ज्योमेट्री निकल के नहीं आएगा, बेंड शेप निकल के आना चाहिए, तो इसकी इसमें स्टेटमेंट गलत है। XCF4 has sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर XCF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जेनॉन के ऊपर 4 फ्लोरीन दे रखा, और जेनॉन के ऊपर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 8 में से 4 बॉन्ड में चला गया, अगर 4 बॉन्ड में चला गया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, मतलब 2 लोन पेयर कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में आराम से 6 बॉन्ड्स या फिर 2 लोन पेयर मिला करके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा। स्टेटमेंट 3 ठीक दे रखा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। XCF6 has sp3d2 hybridization in solid phase। ये एक छोटा सा पार्ट है जो थोड़ा मुश्किल है एक्चुअल में। होता ये चीज है, XCF5+ और F-, ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर मानते हुए चलते हैं। तो
ये चीज दे रखा है एक जगह पे बेसिकली, छोड़ सकते हैं अभी के लिए, मतलब छोड़ना है इस सवाल को, बट ठीक है ध्यान रखना है इस चीज का। जब सॉलिड फेज में जाता है, जैसे मॉलिक्यूल गैसियस फेज में है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जब सॉलिड फेज में जाते हैं तो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो XCF6 वाला पार्ट XCF5+ और F- इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को हम लोग सॉलिड फेज वाले पार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर XCF5 जैसे यहाँ लिखा ना, XCF6 हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड फेज, तो जो XCF6 है, अगर हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें, एक मिनट, जो XCF6 मॉलिक्यूल वाला पार्ट दे रखा है, अगर हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आना चाहिए। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। XC के ऊपर 6 फ्लोरीन वाला पार्ट, 4 5 6 और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3d2 होना चाहिए, सॉरी d3 होना चाहिए। लेकिन जब ये सॉलिड फेज में जाएगा, ये गैसेस पार्ट है, जब ये सॉलिड फेज में जाएगा तो सॉलिड फेज में XCF6 वाला पार्ट अपने आप को XCF5+ और F- के फॉर्म में रखता है। अगर इस स्ट्रक्चर में जाएगा तो जेनॉन वाले पार्ट का जब हम लोग स्ट्रक्चर निकालना शुरू करेंगे, तो इस केस में जेनॉन वाले पार्ट के ऊपर 5 फ्लोरीन्स है, 2 3 4 5, और फ्लोरीन वाला पार्ट तो 5 हो गया। उसके अलावा जेनॉन पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 बॉन्ड में चला गया, इसका मतलब हम लोग आराम से एक लोन पेयर कंसिडर कर सकते हैं। एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3d2 रहेगा। तो यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है, इसका मतलब स्टेटमेंट 4 भी सही है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, फिर ट्रू ट्रू TFTT टाइप से कुछ ऑप्शन आना चाहिए, ऑप्शन 4 आंसर कंसिडर कर सकते हैं। और कोई डाउट 59 के अलावा? जल्दी बताओ, 59 के अलावा और कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 141। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141, हाँ। A molecule is square planar with no lone pair. What is the type of hybridization associated with it? एक मॉलिक्यूल प्लानर तो है बट स्क्वायर प्लानर है। यार इस सवाल को अभी के लिए छोड़ दो, ये तुम्हारे 11th क्लास के सिलेबस से एसोसिएटेड नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं देखे थे क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन, अभी के लिए सवाल को रहने दो। ये सवाल तुम्हारे क्लास 12 के टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। क्लास 12 का ऑलमोस्ट सबसे लास्ट टॉपिक होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ये टॉपिक दे रखा है। जब मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लानर है तो उसके इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये 4th ऑप्शन होता है। मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन भी बनाया जा सकता है, लेकिन अपने केमिकल बॉन्डिंग के सिलेबस तक में इस चीज को बना पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी के लिए याद रख सकते हैं स्क्वायर प्लानर शेप वाला पार्ट इस हाइब्रिडाइजेशन में होता है, बट ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का क्लास 12 में रिपीट होगा, यहाँ पे कहीं भी काम नहीं आने वाला होता है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो उस केस में स्क्वायर प्लानर शेप कंसिडर कर सकते हैं। और कोई डाउट 141 के अलावा? 147 वाले पार्ट में इनकरेक्ट कोड रिगार्डिंग शेप इज, तो इस केस में लीनियर शेप दे रखा पहले N3- का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। N3- वाले पार्ट में ऐसा समझ लो कि N ट्रिपल बॉन्ड N का फॉर्मेशन होता है पहले और एक N- होता है, और नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड में अगर चला गया, मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो इस केस में लोन पेयर वाला पार्ट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कराता है। इस चीज को हम लोग N3- बोलते हैं, और इसका नाम हम लोग अजाइड आयन बोला करते हैं, अजाइड आयन। तो N3- वाले पार्ट में जो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला जाएगा, उसके वजह से यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप लीनियर निकल के आएगा, पहला वाला तो ठीक है। डाई साइनोजेन अगर लेकर के चले, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, अभी जस्ट कुछ देर पहले स्ट्रक्चर बताया था इसका, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस केस में कार्बन वाले पार्ट पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, दूसरे कार्बन पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप वाला पार्ट लीनियर निकल के आता है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी ठीक है। ICl2- अगर लेके चले तो आयोडीन वाला पार्ट सेंट्रल एटम है और इसके ऊपर 2 क्लोरीन कंसिडर करके चल रहा है, और इसमें एक माइनस चार्ज है, तो आयोडीन वाला पार्ट हेलोजन फैमिली का पार्ट है। हेलोजन फैमिली वाले पार्ट में हम लोगों के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 7 के अलावा एक नेगेटिव चार्ज, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्ड में चला गया, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा है, इसका मतलब 3 लोन पेयर कंसिडर कर सकता है। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3d लेकर चलेंगे हम लोग। sp3d वाले पार्ट में शेप आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पहला चीज।
और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में अगर 3 लोन पेयर है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा एग्जिस्ट करेगा, मतलब हम लोग का शेप वाला पार्ट आराम से लीनियर कंसिडर कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन भले ही हम लोगों का sp नहीं है बट sp3d में भी लीनियर शेप आता है, तो तीनों का लीनियर शेप है। तो पहला वाला पार्ट करेक्ट है, यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, पहला वाला चीज ठीक है। CH3 माइनस NH3 XCO3, तो CH3 माइनस अगर कंसिडर करेंगे तो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन और कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 4 के अलावा एक नेगेटिव चार्ज मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 बॉन्ड में चला गया मतलब एक लोन पेयर लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp3 कंसिडर करेंगे। sp3 वाले पार्ट में टेट्राहेड्रल शेप होता है, बट जब एक लोन पेयर होता है तो पिरामिडल शेप निकल के आता है, तो पहला ऑप्शन तो ठीक दे रखा। NH3 अगर लेके चलेंगे तो नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर वाला पार्ट, तो इस केस में हम लोग का टेट्राहेड्रल शेप, और क्योंकि एक लोन पेयर है तो इसको पिरामिडल शेप में कंसिडर करेंगे, मतलब जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगा बट क्योंकि एक लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप कंसिडर कर सकते हैं। और थर्ड वाले केस में XCO3 दे रखा, XE डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जेनॉन पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड में चला गया, तो 6 में से हम लोग बॉन्ड को हटाने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचा करके जेनॉन पे डाल सकते हैं। तो जेनॉन पे फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री वाला पार्ट टेट्राहेड्रल होगा और एक लोन पेयर है तो शेप पिरामिडल होगा, तो इस केस में भी पिरामिडल शेप है, इसका मतलब ये भी कोड ठीक ठीक दे रखा, ये भी अपना आंसर निकल के नहीं आ सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे जब मूव करेंगे इसके 147 के थर्ड और फोर्थ पार्ट पे, तो इस केस में हम लोग थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट का एरर है, एक्चुअल में वो A स्टार दे रखा, बट ऐसा सोच के देख लो, पहले वाले कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाले कार्बन में एक डॉट मतलब रेडिकल है, और तीसरे वाले केस में नहीं दे रखा कुछ भी, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, उसकी जगह पे कुछ और चीज आ गया है, तो CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। अगर CH3 पॉजिटिव चार्ज लेकर के चले तो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है और कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेगा और तीनों बॉन्ड में चला गया, तो यहाँ से हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट आराम से sp2 कंसिडर कर सकते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट का मतलब हो गया हम लोग ट्रायंगुलर प्लानर शेप की बात कर सकते हैं, तो पहला वाला तो ठीक दे रखा। रेडिकल वाला ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा थोड़ा, कार्बन के ऊपर अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इन जनरल, हमेशा के लिए नहीं, कार्बन के ऊपर अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। मतलब ऐसा सोच लो कि कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 में से 3 बॉन्ड में चला गया और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो वैसे ही रह गया, इस तरह के सिचुएशन को हम लोग फ्री रेडिकल बोला करते हैं। तो इस केस में इस कार्बन वाले पार्ट पे एक फ्री रेडिकल एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, और अगर फ्री रेडिकल है तो उसको कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। ये पॉइंट हम लोग सबसे लास्ट में एक बार मेंशन करेंगे, इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अलग से स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एक टॉपिक डिस्कस किया करते हैं, तो वहां पे जब पहली बार हम लोग रेडिकल वाले पार्ट के डिस्कशन करेंगे तो वहां पे भी ये पॉइंट मेंशन करेंगे हम लोग कि फ्री रेडिकल वाले पार्ट को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं किया करते हैं। तो इस केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन इसको नहीं कंसिडर करेंगे तो अपना हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp2 निकल के आएगा, और अगर हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp2 है और कोई लोन पेयर वाला पार्ट, यहाँ पे इसको लोन पेयर के जैसा कंसिडर नहीं करना है अब हम लोगों को, इस केस में वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी काम का नहीं है, तो इस केस में हम लोग का sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 3 एटम्स है, इसका मतलब हम लोग का ट्रायंगुलर प्लानर शेप कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड वाले केस में CH3 माइनस है, अभी जस्ट नीचे डिस्कस किया था, CH3 माइनस वाले पार्ट में पिरामिडल शेप होगा, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर के जैसा पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पिरामिडल शेप निकल के आ रहा, तो पिरामिडल शेप में मतलब ये मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर प्लानर शेप या ट्रायगोनल प्लानर शेप फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कोड थोड़ा गलत है, इसका मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन में आंसर होना चाहिए। SiH4 अगर लेके चले तो SiH4 वाले पार्ट में सिलिकॉन के ऊपर 4 हाइड्रोजन दे रखा और एक भी लोन पेयर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल शेप। XeO4 वाले पार्ट को जब कंसिडर करेंगे तो Xe के साथ 4 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कोई भी लोन पेयर निकल के नहीं आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप, और PCl4+ फास्फोरस के ऊपर 4 क्लोरीन वाला पार्ट दे रखा और एक पॉजिटिव चार्ज, फास्फोरस के ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब वो हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा, 4 बॉन्ड में चला गया, कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक भी लोन पेयर नहीं है मतलब टेट्राहेड्रल शेप, तो लास्ट वाला ऑप्शन भी
सही कोडिंग है, मतलब ये आंसर निकल के नहीं आएगा। और कोई डाउट इसके अलावा, 147 के अलावा, जल्दी बताओ। वन 66 166 66 या 56? 66 166 ठीक ठीक क्वेश्चन दिख रहा है। The AsF5 molecule is trigonal bipyramidal, ठीक है। The hybrid orbital used in arsenic atom for bonding is R। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है वो तो चलो ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो हम लोग का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में आता है, तो शेप के हिसाब से भी डायरेक्टली बात कर सकते थे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप sp3d2 में आता था, और तुम लोगों को शायद क्लास नोट्स में लिखाया है ये चीज, जहां तक हमको ध्यान है। लिखाया कि नहीं लिखाया ये चीज नोट्स में? बताओ भाई कोई। sp3d2 वाला ना सर? सर sp3d है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे, ऐसा ऑर्बिटल का मिक्सिंग वाला पार्ट बताया कि नहीं बताया? यस सर। बताया? हाँ तो बताया तो श्रुति मेरे हिसाब से एक बार कॉपी पलट के देखो, कॉपी में दिखेगा शायद। हाइब्रिडाइजेशन का जो सबसे पहला लेक्चर है उसी में हम बताएं तुम लोगों को कि कौन कौन से ऑर्बिटल के मिक्सिंग से क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है, फिर कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो sp3d वाले पार्ट में s वाले पार्ट के साथ px और py का मिक्सिंग होता है, और उसके अलावा फिर हम लोग के pz और dz स्क्वायर का मिक्सिंग होता है, ऐसा कुछ बताए होंगे। तो पहले वाले केस में dx स्क्वायर y स्क्वायर है, ये आंसर नहीं हो सकता। dxy आंसर नहीं हो सकता। s px py pz dz स्क्वायर ऑप्शन थर्ड आंसर होगा, क्योंकि लास्ट वाले केस में तो एक p ऑर्बिटल है ही नहीं। लास्ट वाले केस में s p1 p2 और सीधा d आ गया, तो sp2d टाइप का तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, तो इसलिए तो आंसर वैसे भी गलत है। 166 के अलावा और कोई डाउट? सर 159। 159 आज जब क्वेश्चन बना के आएंगे तो तुम लोग को डिस्कशन करने में मजा आ रहा हो। क्वेश्चन बनाया करो भाई, क्वेश्चन बनाना बहुत ही जरूरी है, तुम लोग ये चीज समझना बहुत ही जरूरी रहेगा। अभी मेरा बात हो रहा था एक स्टूडेंट से, एम के सूर्या नाम के स्टूडेंट है, वो 2 साल ड्रॉप किए बेसिकली, ये शायद उसका तीसरा ड्रॉप था, तो उसका 463 या 492 मार्क्स आया उसका। तो ऐसे ही बातचीत चल रहा था कि काउंसलिंग कैसा हुआ, क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बहुत मुश्किल है उसको कॉलेज मिलना। तो हम बताया उसको कि यार मतलब तुमको अभी इम्प्रूव करना है ना, तो तुमको थोड़ा बहुत टॉपिक्स किसी को एक्सप्लेन करना चाहिए, मतलब डाउट वगैरह दिया करो, अपने से जूनियर स्टूडेंट्स को डाउट दिया करो, उसी से तुम्हारा टॉपिक इम्प्रूव होगा, तो अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। तो बोले हाँ सर मतलब पढ़ाते हैं। उसका कोई एक कजन है जो 8th क्लास में है, और वो 11th क्लास का डाउट पूछता है उससे बायोलॉजी का। 8th क्लास का स्टूडेंट 11th क्लास का बायोलॉजी का डाउट पूछ रहा है, ऐसी हालत हो गई है। और ऐसे लोगों से कॉम्पीट करना है तुम लोगों को, मजबूरी है तुम्हारी, इसलिए थोड़ा मेहनत करो, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, तुम लोग की आदत बस खराब हो गई। 10th तक एकदम पूरा एनर्जी में पढ़ते कि 10th का बोर्ड का एग्जाम है, अब 11th में होता क्या है कि टॉपिक थोड़ा भारी हो जाता है, और ऐसा बोर्ड का टेंशन नहीं होता तो रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं, और चीजें भारी है तो समझ में नहीं आती है, एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, है एक्चुअल में डिफिकल्ट चीज। तो इसलिए इसको सीखने में काफी मेहनत लगेगा, करना पड़ेगा तुम लोगों को। आराम से मेहनत करो। डाउट बताने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, सुबह से शाम तक डाउट बताने के लिए बैठे हुए हैं। ग्रुप में डाउट डालो तुरंत रिप्लाई करेंगे, 12th वाले लोग डाउट पूछा करते हैं, तुरंत रिप्लाई किया जाता है उन लोगों को। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व किया करो, होमवर्क में डाउट पूछा करो, तुरंत अगर पूछना है तुरंत भी पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले थे? 159। 159 when p character of hybridized orbital increases then the bond angle। ये चीज तुमको खुद से सोचना चाहिए था वैसे। हम जो जो चीज पूछेंगे उसका जवाब देना थोड़ा। sp हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? सर 180। 180। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। sp2 में भी 180 होता है, sp3 में भी 180 होगा, सब में 180 होता है क्या? कॉपी पलट के देखो, कॉपी में जो लिस्ट लिखा होगा तुमने उसमें बॉन्ड एंगल दे रखा है, पलट के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखने की चीज है, धीरे धीरे करके याद करना पड़ेगा, बट याद रखना पड़ेगा। कितना एंगल है sp2 में?
एंगल नहीं लिखवाए हैं। एंगल नहीं लिखवाए हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है मैडम एंगल, और हम भी अपने नोट्स में जब बता रहे थे तो एंगल लिखाते जा रहे थे। एंगल नहीं लिखवाए हैं, बोले भी थे कि एंगल भी लिखना है तुम लोगों को। अरे चलो ठीक है, मान लो नहीं लिखवाए हैं, या फिर तुम लोग लिस्ट नहीं लिखा, हम तुम लोग को लिस्ट नोट डाउन करने बोले थे एनसीईआरटी से। अगर नहीं भी है तो दिमाग तो लगाओ कि sp2 में शेप क्या है, तो ट्रायंगुलर टेनर शेप है, 120 डिग्री एंगल होगा। sp3 वाले पार्ट में टेट्राहेड्रल शेप है, ये तो हम पार्टिकुलरली क्लास में बताए हैं, हमको ध्यान है, 109 डिग्री 28 मिनट्स एंगल होता है। तो sp2 में 120 डिग्री एंगल है, sp3 वाले पार्ट में 109 डिग्री 28 मिनट्स एंगल है। एक चीज सोच के देखो, sp वाले पार्ट में यहाँ बोला है p कैरेक्टर, तो sp वाले पार्ट में परसेंटेज एस परसेंटेज p कैरेक्टर कैलकुलेट करना बताया था, 50% एस 50% p होता है। फिर जब sp2 में जाते हैं तो 33% एस और 66% p होता है। sp3 में जाते हैं तो 25% एस और 75% p होता है। तो जब हम लोगों का एस कैरेक्टर सॉरी p कैरेक्टर वाला पार्ट कम था तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा दिखाई दिया। जब p कैरेक्टर थोड़ा बढ़ा तो बॉन्ड एंगल घटा। जब p कैरेक्टर 75% हुआ तो बॉन्ड एंगल और घट गया। तो इसका मतलब when p character of hybridized orbital increases, अगर p कैरेक्टर वाला पार्ट बढ़ता है तो उस केस में बॉन्ड एंगल वाला पार्ट डिक्रीज करता है, तो बॉन्ड एंगल वाला पार्ट डिक्रीज करेगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। और गुड आउट। बताओ भाई जल्दी, और गुड आउट। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या रिलेशन है? ये भी दिमाग लगा सकते हैं। जैसे हम लोग शेप वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी शेप वाला पार्ट तो छोड़ो, साइज वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। sp sp2 sp3, अगर इनके साइज की बात करें तो साइज वाले पार्ट में sp का साइज सबसे छोटा होता है, फिर sp2 का साइज थोड़ा बड़ा होता है, फिर sp3 का साइज, ऐसा डायग्राम बताया था तुम लोगों को इस टाइप का। तो इस केस में जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना बल्कियर ऑर्बिटल होगा, और p कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना लंबा होता जाएगा ऑर्बिटल। और एक चीज बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेडियस से क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज से क्या रिलेशन होता है? सर रेडियस बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। रेडियस बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। कोई भी चीज उठा लो, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज बढ़ेगा सब कुछ घटेगा, साइज घटेगा सब कुछ बढ़ेगा। तो इस केस में रेडियस वाला पार्ट या साइज वाले पार्ट से जस्ट उल्टा हम लोग का रिलेशन है यहाँ पे। तो अगर हम लोग का ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। तो इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर sp2 वाले पार्ट का, और सबसे लास्ट में sp3 वाले पार्ट का कंसिडर किया जा सकता है। समझ आया? यस सर। और कोई डाउट? आज मजा आ रहा है पढ़ा करके, सब डाउट पूछ रहा है, हर एक क्वेश्चन का डाउट पूछ रहा है, लेकिन ज्यादा लोग ही नहीं बचे, सब नालायक लोग एकदम। और यही चीज होता है जब डिस्कशन होता है ना, तो जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, उनको बहुत मजा आता है, क्योंकि उनको तो क्वेश्चन पे डाउट पूछना है। और जो नहीं पढ़ लिख के आ रखे हैं ना, उनको कुछ नहीं पता चलता कि चल क्या रहा है। और ये होगा, ये टाइम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका आएगा टॉपिक क्लियर होता जाएगा, जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनका आएगा टॉपिक खराब होता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 11th क्लास में नहीं पढ़े तो 12th क्लास में नंबर ले आएंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। 11th क्लास में बहुत सारे बेसिक्स टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बिना 12th क्लास में आप पढ़ ही नहीं सकते। हम लोग के अब जाकर के 12th क्लास को लेकर के इंक्वायरीज आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोगों का इंक्वायरी शुरू हुआ कि सर हम लोग को 12th क्लास में एडमिशन लेना है। तो बोले अभी तक कहाँ थे? तो सर कुछ कुछ ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, अनअकैडमी ज्वाइन कर रखे थे, और भी कुछ कुछ जगह पे लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो 12th में हम लोग एडमिशन लेंगे। बोले यार अभी भी क्लासेस कर लो, बहुत सारे बेसिक्स तुम लोग के क्लियर हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, पर क्लासेस कर लो, उसको मिस मत करो। अदरवाइज फिर 12th में चली जाएंगे और कुछ बेसिक्स ही नहीं आएगा तो हम लोग कहाँ से, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि सब कुछ पढ़ा देंगे यार, पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको कुछ बेसिक्स, केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, जीओसी आना चाहिए,
केमिकल इक्विलिब्रियम आने की इक्विलिब्रियम आना चाहिए, थोड़ा बहुत गैसीय स्टेट अच्छे तरीके से आना चाहिए। तुम्हारे मैथ्स वाले पार्ट में ये सब टॉपिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ये सब आना चाहिए। फिजिक्स में तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला टॉपिक हो गया। वर्क और एनर्जी के बिना पढ़ा ही नहीं सकते कुछ। रोटेशन अगर नहीं भी समझ में आ रहा है चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्क पावर एनर्जी के बिना कोई भी टॉपिक फिजिक्स का नहीं पढ़ा सकता क्लास 12 का। उसके अलावा फिर तुम्हारा एसएचएम आएगा, वो भी बहुत जरूरी है, वो उसके बिना आप टॉपिक ही नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बिना आप पढ़ ही नहीं सकते क्लास 12। उसमें आपको फिर रटना पड़ेगा, तो रट करके थोड़ा ना कुछ काम कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही मस्त चीज है। और कोई डाउट है तो पूछते जाओ क्वेश्चंस में। सर लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी में हम होमवर्क दे दिए थे क्या गलती से? अभी तक हम बताया नहीं है, तो इसलिए मतलब हमको पूछना है, होमवर्क दिए थे क्या? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 50 है, उसमें मेंशन है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 50। यस सर। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 50 अगर दिए होंगे तो गलती से दिए हैं। लैटिस एनर्जी वाला पार्ट तुम्हारे आयनिक बॉन्डिंग का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 50 में तो नहीं यार लैटिस एनर्जी कहीं। 50 में तो लैटिस एनर्जी कहीं नहीं दिख रहा। सॉरी सर, एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 50। ये तो होमवर्क दिए नहीं है। मतलब लैटिस एनर्जी वाला पार्ट आयनिक बॉन्डिंग का पार्ट है, अभी होमवर्क दे नहीं सकते। आयनिक बॉन्डिंग मतलब है तो एक ही लेक्चर का टॉपिक, बट उससे पहले तो आयनिक बॉन्डिंग पढ़ाना पड़ेगा। बेसिकली ऐसा समझ लो कि जैसे NaCl है, तो NaCl वाला पार्ट सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, बट Na+ और Cl- तो शुरुआत में गैसियस फॉर्म में रहता है। तो जब वो गैसियस NaCl सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वो स्पेस में एक सर्टेन अरेंजमेंट में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो स्पेस में अरेंजमेंट जो आया, मतलब हर एक आयंस एक दूसरे के आजू बाजू अरेंज हो जाते हैं, उस सॉलिड अरेंजमेंट वाले पार्ट को ही लैटिस बोला जाता है। और अगर कोई भी गैसियस पार्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसके इसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर गैसियस पार्ट सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीज किया, तो इस तरह के सिनेरियो में जब स्टेबिलिटी बढ़ता है तो एनर्जी लो होता है, मतलब हायर से लोअर एनर्जी पे मूव करते हैं। तो एनर्जी बाहर निकला, मतलब लैटिस के फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी बाहर निकलेगा, और जब एनर्जी बाहर निकलता है तो उतने ही एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो लैटिस का जैसे बॉन्ड एनर्जी था, तो जब बॉन्ड बना तो एनर्जी बाहर निकला, तो जितना एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है, जितना एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे निकल के गया, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। तो सिमिलर टाइप से हम लोग लैटिस एनर्जी की बात करते हैं कि जब भी कभी एक गैसियस आयनिक कंपाउंड सॉलिड अरेंजमेंट में कन्वर्ट होता है, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकल के जाता है उस लैटिस के फॉर्मेशन के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। ये आयनिक बॉन्ड में आएगा। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? चलो ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक हम तुम लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं, वैसे डाइपोल मोमेंट पहले ही पढ़ा दे क्या? हाँ चलो ठीक है, डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं आज। हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में। पहले हम लोग डाइपोल मोमेंट का डिस्कशन करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब चीज हम लोग एक करके बाद में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 11। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना भाई, जैसे जो वेस्पर थ्योरी वाला पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब शेप हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना हम लोग आगे कहीं के भी टॉपिक्स की बात नहीं कर सकते। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक डाइपोल मोमेंट है, बट डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोगों को शेप वाला पार्ट मालूम होना चाहिए। अगर एक मॉलिक्यूल का शेप नहीं आता तो मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट के बारे में हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। इस एक चीज का ध्यान रखना। हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। पहले इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं तुम लोगों को, उसके बाद फिर कुछ कुछ पॉइंट्स है और बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान रखना है। मतलब हम लोगों के सिलेबस में केवल इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होने का मतलब है कि हम लोग केवल
टर्म्स के फॉर्म में बात करेंगे, जो चीज बिना कैलकुलेशन के हम लोग कमेंट कर पाए उन सब चीजों के टर्म में बात करेंगे। कभी भी हम लोग कैलकुलेशन से रिलेटेड बात नहीं करेंगे। क्लास 12 के फिजिक्स में फिर से ये टॉपिक आएगा, मतलब क्लास 12 का फिजिक्स का पार्ट है बेसिकली डाइपोल मोमेंट, तो उस टाइम पे तुम्हारे कैलकुलेशन से रिलेटेड पार्ट आएगा, तो वहाँ पे इस चीज को आप आराम से सीख सकते हैं। बट अभी के लिए उतना दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं, बट हम लोग को इसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से सीखना है। पहला पार्ट तो ये चीज, जैसे मान लो कि एक बॉन्ड है ए और इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रखा सिंगल बॉन्ड। तो अगर दोनों एटम सेम है तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और दोनों एटम अगर सेम है तो एग्जैक्टली मिड में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, कहीं भी इधर उधर जाने की टेंडेंसी भी नहीं रहेगा। बट अगर मान लो कि दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बना और मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी है, ऐसा एजम्पशन लेके चल लेते हैं कि ए वाले पार्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। तो अगर सोच के ऐसा चलो कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें तो उसमें डेफिनेशन ऐसा होता है, इट इज द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। शेयर्ड पेयर बोलने का मतलब हो गया कि हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, पहला चीज। तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने के टेंडेंसी को, मतलब बॉन्ड बनना चाहिए और उसी के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और यहाँ मेंशन करके चल रहे हैं कि हम लोग के ए वाले पार्ट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, मतलब ए इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहेगा, और जब ए वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहेगा तो उस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्टेड रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट ए के डायरेक्शन में शिफ्टेड होंगे, ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं सबसे पहले सिनेरियो में। तो एक चीज सोच के देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अगर ए की तरफ शिफ्ट होकर के चले गए तो इस तरह के सिनेरियो में, जैसे अगर मान लो ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ए के ऊपर माइनस चार्ज आता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर किसी भी एटम पे माइनस चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो अनायन का फॉर्मेशन होता है। और जब भी किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो उस केस में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कटायन का फॉर्मेशन होता है। तो जो हम लोगों का ए और बी वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उस ए और बी वाले पार्ट में ऐसा सोचो कि दो इलेक्ट्रॉन था जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का था, बट वो दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ चला गया। तो ए का अपना इलेक्ट्रॉन तो वापस आया और बी का इलेक्ट्रॉन भी ए वाला पार्ट लेकर के आ गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो कंप्लीटली माइनस चार्ज आता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा है, बट कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर नहीं आ रहा, बस अपने तरफ खींच ले रहा है। तो जैसे है ना कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले आया तो एक नेगेटिव चार्ज, बट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अपने तरफ नहीं ला पाया, इलेक्ट्रॉन का कुछ पार्ट ला पाया, तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज तो नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा बट कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो उस केस में डेल्टा माइनस से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। और सिमिलर टाइप से फिर हम लोग सामने वाले एटम पे डेल्टा प्लस से इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अपने रिप्रेजेंटेशन वाले पार्ट में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के लाया तो डेल्टा माइनस, और सामने वाले एटम के ऊपर हम लोग डेल्टा प्लस कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने इस स्ट्रक्चर में जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ शिफ्ट हुए तो वहां पे एक डेल्टा माइनस का फॉर्मेशन हुआ, बी के ऊपर एक डेल्टा प्लस का फॉर्मेशन हुआ, पहला चीज। दूसरा, डाइपोल इस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है जब भी कभी कोई दो चार्ज को हम लोग एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट कर रखे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वाला पार्ट है ये अगर डी के बराबर है, तो जब भी कभी हम लोग दो चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस डी से सेपरेट कर रखा है तो इस तरह के अरेंजमेंट को डाइपोल बोला जाता है। नाम ही काफी है, डाइपोल, दो पोल होने चाहिए। तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये बहुत ही मस्ट कंडीशन है। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को जब एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे तो इस तरह के अरेंजमेंट को डाइपोल बोला जाता है। और इस डाइपोल के लिए हम लोग एक बेसिकली क्वांटिटी मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। उस चीज को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। म्यू इज इक्वल टू, जो यहाँ पे चार्ज है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड, वो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज उससे मतलब नहीं है, बट चार्ज का मैग्नीट्यूड किसी भी एक यूनिट को ले लो, प्लस ले लो या माइनस ले लो, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस, इस चीज को डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बोला जाता है।
तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखा तो देंगे कि व्हाट इज डाइपोल, तो when two equal and opposite charges are separated by a distance d, then the system is called as dipole। और जब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। बट ये जो बेसिक पार्ट है इसमें कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है कि अब ए और बी एटम में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपने ऊपर डेल्टा माइनस लेगा। ये मतलब समझने की चीज है, ये बार बार होता जाएगा रिपीट, ये चीज प्रोसेस अपने आप धीरे धीरे करके याद हो जाना चाहिए कि डाइपोल वाले पार्ट में एग्जैक्टली होता क्या है। तो अपने कॉपी में सबसे पहले तो हेडिंग ये डायग्राम मेंशन कर लो, ये डायग्राम डाइपोल वाला पार्ट का डायग्राम मेंशन कर लो। एक काम करो ऊपर वाला ही पार्ट मेंशन कर लो, नहीं पहले ठीक है, पहले ये डाइपोल का डायग्राम मेंशन कर लो, केवल डाइपोल का डायग्राम मेंशन करो, फिर उसके नीचे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मेंशन करना। कौन गेम खेल रहा है जी? स्टेटमेंट में डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? स्टेटमेंट में डिफाइन करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है। जैसे मोमेंट के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे फिजिक्स में अभी तुम्हारा शायद से टॉपिक चल रहा होगा, कौन सा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में? सर लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ है। ओके, तो जैसे आगे एक टॉपिक आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग जब भी किसी भी एक क्वांटिटी का, जैसे इनर्शिया एक क्वांटिटी है, तो जब उसका मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग किसी एक परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे इनर्शिया है तो एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होता है, तो अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो एक पार्टिकुलर एक्सिस जो कि इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होगा, उस एक्सिस वाले पार्ट पे हम लोग आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है उसको अगर एक परपेंडिकुलर एक्सिस, सब वो डिस्टेंस कुछ भी उससे मतलब नहीं है, उस परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग जब कैलकुलेट करेंगे तो उस मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर को, मतलब जो भी इनर्शिया का वैल्यू होता है उसको जब हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस चीज को मोमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे भी सेम टाइप का चीज है। जैसे अगर मान लो कि हम लोगों का यहाँ पे एक चार्ज है, तो एक चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर दूसरे चार्ज वाले पार्ट का डाइपोल कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम लोग इस चार्ज के वैल्यू को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए तो इस चीज को हम लोग डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं। मतलब उस डाइपोल वाले पार्ट का मोमेंट कैलकुलेट करना है तो हम लोग चार्ज को एक एक्सिस, एक चार्ज के लॉन्ग एक्सिस बना दिए और दूसरे चार्ज के डिस्टेंस को बस उस चार्ज के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है। इस चीज को डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। ऐसा इसको एक डेफिनेशन तो नहीं है, डेफिनेशन अगर बोलना है तो ऐसा लोग बना देते हैं कि इट इज द ये क्या बोलते हैं, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये कोई डेफिनेशन थोड़ी ना, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बोलने का लैंग्वेज हो गया, बट एक्चुअल में कोई ऐसा प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर क्यों कैलकुलेट करना है ये? क्यों कैलकुलेट करने के पीछे एक रीजन है। जैसे जब भी कभी एक मॉलिक्यूल होता है, जैसे मान लो कि हम लोग का H2O मॉलिक्यूल है, तो H2O मॉलिक्यूल वाला पार्ट ऐसा देख के लगेगा कि बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप का मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्रिकल टाइप का मॉलिक्यूल है तो इस केस में मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो चार्ज अगर नहीं होना चाहिए तो ठीक है, अच्छी बात है, चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस करते हैं तो पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल में चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोगों को लगा था कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल नेचर का है तो कहीं कोई चार्ज नहीं होगा, बट फिर भी मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शंस की वजह से, जैसे वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, O2 जबकि गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वाटर गैसेस स्टेट में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो ये जो इंट्रैक्शंस है डाइपोल वाले पार्ट के, तो डाइपोल मतलब जो चार्ज डेवलप हुआ, उन चार्ज के डेवलपमेंट की वजह से इंट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग निकल के आ जाता है। तो हम लोग उन इंट्रैक्शंस को ही कंसिडर करते हैं कि डाइपोल वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे होते हैं। अब उसमें जैसे होता है कि डाइपोल मोमेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो एक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा होता है, मतलब बेसिकली इन जनरल चार्ज ज्यादा होता है, इन जनरल, हमेशा नहीं बोल रहा बट इन जनरल चार्ज ज्यादा है, और अगर चार्ज ज्यादा है तो फिर इसका इंट्रैक्शन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा होगा, और अगर इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा। इन सब फैक्टर्स को हम लोग आराम से कंसिडर करने के लिए डाइपोल मोमेंट को रिलेट कर सकते हैं या फिर यूज किया करता है। इसमें यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना, नाम हम लोग dy यूज करते हैं और उसको कैपिटल D से डिनोट किया करते हैं। जैसे अब जब हम लोग
पैरामैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग बोर मैग्नेटॉन वर्ड यूज करते हैं, तो सिमिलर टाइप से यहाँ पे हम लोग dy यूज करते हैं। फिर उसके नीचे ये पार्ट मेंशन कर लो, इस वाले पार्ट को मेंशन कर लो कि एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड वाले पार्ट में अगर ए एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग आराम से ए की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे। सर बोलो। सर टॉपिक तो बहुत पुराना है बट कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन में। बोलो। सर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इसका मतलब क्या? कोई मतलब नहीं है इस चीज का। हम अगर बोल दे कि नहीं प्रोटॉन वाला पार्ट हम नेगेटिवली चार्ज मानते हैं और इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है, तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया। हम लोग एक रेफरेंस बना के चल रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर इस तरह का अगर हम लोगों का प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा तो नेगेटिव चार्ज होगा, और इस तरह का प्रॉपर्टी अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट टाइप का प्रॉपर्टी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो प्लस और माइनस क्या चीज है, जैसे बोलते हैं हम लोग ने सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, या फिर -1 और +1। तो ये -1 और +1 का क्या मतलब है, बीच में हम लोग एक रेफरेंस बना के चल रहे हैं कि इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो -1, इसके राइट साइड में तो जाएंगे तो +1। ये एक रेफरेंस टाइप का चीज है, इसमें हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा दिखा कि दो तरह के एंटिटी, अब जैसे लड़का लड़की है, दो तरह के एंटिटी है बेसिकली। तो लड़का मतलब क्या, इसका क्या डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ ये है कि उसके प्रॉपर्टीज को अगर कंसिडर करें और लड़कियों के प्रॉपर्टीज को कंसिडर करें तो हाँ ठीक है, इस तरह के जो कैरेक्टर्स रखते हैं उसको लड़की बोलेंगे, इस तरह के जो कैरेक्टर्स रखते हैं उसको लड़का बोलेंगे। दो अपोजिट टाइप के कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट रखने वाले जो स्पीसीज हैं उनको लड़का लड़की बोल रहे हैं, मेल फीमेल टाइप का हम लोग डिसोसिएशन कर रहे हैं। तो सेम टाइप से दो अपोजिट टाइप के प्रॉपर्टीज रखने वाले यूनिट्स को, एकदम बिल्कुल बेसिक यूनिट्स को हम लोग चार्ज के फॉर्म में प्लस और माइनस चार्ज या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, तो सर ये बस साइंटिस्ट लोग का किया हुआ है, हम लोग चेंज भी कर सकते तो एकदम चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसे थोड़ी ना, अब जैसे डाल्टन का जब लॉ आया था तो क्या बोला था कि सबसे जो बेसिक पार्ट होता है वो एटम बोलते हैं, बट फिर आगे पता चला कि नहीं एटम नहीं बोलते, सबसे बेसिक पार्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं। अभी और पता चलता है कि नहीं पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो होता है, बीटा वाला पार्ट होता है, तो इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है। अब तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी काम नहीं चल रहा है, उससे भी छोटे पार्टिकल्स हो गए। तो पहले तो एटॉमिक पार्टिकल, फिर उसको सब एटॉमिक बोल दिया, अब सब एटॉमिक के अंदर भी कुछ कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे हम लोग कुछ कुछ मिलता जाएगा हम लोग पुराने चीजों को चेंज करते चले जाएंगे। बड़ा चीज थोड़े ना अपने लिए, बट ये ज्ञान की बातों में मत उलझो। सजेशन देंगे, ये ऐसा चीज है कि ओरिजिन क्या हुआ नहीं मालूम। पहले मुंडा की सॉरी पहले अंडा की पहले मुर्गी, कैसे पता, कुछ नहीं मालूम। तो इसका कोई पता नहीं आंसर सर। थोड़ा ना है, तो इसका कोई डिस्कशन का आंसर थोड़े ना है। तो इसलिए इस तरह के डिस्कशन को जब साइंटिस्ट बनना तो कर सकते हैं, अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक छोटा 2-3 पॉइंट है जो हम लोग को थोड़ा इसमें ध्यान रखना होगा। पहले वो लोग पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं। पॉइंट नोट डाउन करो। डाइपोल मोमेंट, या फिर पहले डाइपोल मेंशन कर लो, डाइपोल क्या होता है। इट इज अ सिस्टम it is a system consisting of two equal and opposite charges separated by a distance और उसके नीचे फिर कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन करना शुरू कर लेना। अब जब भी कभी हम लोग दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट कर रखे होते हैं तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। सेकंड पॉइंट नोट करो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
ये तो ध्यान रखना ही रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी है सबसे पहला चीज, बहुत ही सिंपल सा चीज है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब दो डाइपोल्स का वेक्टर एडिशन करेंगे, जैसे हम लोग करते थे ना कि एक फोर्स वाला पार्ट इधर है, दूसरा फोर्स वाला पार्ट इधर है, तो वेक्टर क्वांटिटी बीच में निकल के आएगा। एक फोर्स वाला पार्ट इधर चला गया तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ बीच में इस एंगल पे आएगा। एक फोर्स वाला पार्ट एफ राइट साइड में है और दूसरा एग्जैक्टली 180 डिग्री एंगल पे पीछे साइड में है, तो नेट फोर्स वाला पार्ट हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलर टाइप से डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है, हर एक डाइपोल का एक डायरेक्शन होगा और उन डायरेक्शंस को हम लोग आराम से वेक्टर डायरेक्शन के थ्रू कैरी आउट कर सकते हैं। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो ध्यान रखना है, और ये चीज शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा जो हमको ध्यान है। अगर एक वेक्टर μ1 है, दूसरा वेक्टर μ2 है, दोनों के बीच में एंगल थीटा के बराबर दे रखा, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ये म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या निकल के आने वाला है, बताओ भाई कोई भी। आधा दे दिया तुम लोगों को, नहीं बताएगा तो डूब मरो तुम लोग कहीं जा करके। 11th क्लास का तुम लोग का वर्क फॉर एनर्जी खत्म हो चुका, तुम लोग का अभी तक वेक्टर एडिशन नहीं मालूम तुमको, उठा के पटकेंगे सबको हम। बताओ भाई क्या होगा म्यू रिजल्टेंट? सर म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस म्यू1 म्यू2 cos थीटा। कॉपी पलट के देख रही है? नहीं सर, अच्छा, μ1 μ2 cos थीटा या 2 μ1 μ2 cos थीटा? μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर तो ठीक है, उसके बाद 2 μ1 μ2 cos थीटा होता है कि μ1 μ2 cos थीटा होता है? एक तो ये फॉर्मूला जिसको ध्यान रखना है पहला चीज। काम का नहीं आएगा वैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्योंकि अपने काम का नहीं है, बट एक इसका हम लोग एस्पेक्ट देख सकते हैं, एक छोटा सा इसमें हम लोग नॉर्मली कंसिडरेशन लिया करते हैं, और ये थोड़ा मैथ्स का पार्ट है जिसमें हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको तुमको थोड़ा ध्यान रखना है, ज्यादा काम का नहीं है बट हो सकता है ध्यान रखना हो। अगर मान लो दोनों डाइपोल मोमेंट बराबर हो म्यू और दोनों के बीच में एंगल थीटा वाला पार्ट है, तो जो रिजल्टेंट वाला पार्ट है जब ये कैलकुलेट करेंगे म्यू रिजल्टेंट, तो रूट अंडर के अंदर μ1 स्क्वायर भी म्यू हो गया, μ2 स्क्वायर भी म्यू हो गया, और 2 μ1 μ2 cos थीटा लेके चल रहे हैं, तो 2 μ1 μ2 मतलब म्यू स्क्वायर ही निकल के आएगा इनटू cos थीटा कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से अगर म्यू वाला पार्ट कॉमन लेके बाहर निकाल लें, पूरा म्यू वाला पार्ट को कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर म्यू आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट है, बाकी अंदर बचेगा 2 प्लस 2 cos थीटा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बच के आना है। और जो 2 प्लस 2 cos थीटा है, इस चीज को हम लोग आराम से 2 into 1 plus cos थीटा कंसिडर कर सकते हैं, और यही एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। 1 plus cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, एक मिनट, 1 plus cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मैथ्स में क्लास 11th में निकल के आता है फॉर्मूला। तो ये 1 plus cos थीटा को जब हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर लिखेंगे, यहाँ पे दे रखा 1 plus cos थीटा, तो यहाँ से अपने एक्सप्रेशन में म्यू रूट अंडर के अंदर 2 into आराम से 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने एक्सप्रेशन में ये 4 होगा, ये 4 वाला पार्ट जब बाहर जाएगा तो 2 के बराबर निकल के आ जाएगा 2 म्यू, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो उसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से cos थीटा बाई 2 निकल के आएगा। तो इसका मतलब म्यू रिजल्टेंट वाला पार्ट सीधा 2 म्यू cos थीटा बाई 2 के बराबर निकल के आ रहा है। मतलब अगर डाइपोल मोमेंट्स के बीच में, जैसे मान लो ऐसा 90 डिग्री का एंगल है, एक म्यू वैल्यू दूसरा म्यू, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो जो म्यू रिजल्टेंट वाला पार्ट यहाँ बीच में निकल के आएगा, वो म्यू रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू सीधा 2 into म्यू into cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 मतलब 90 बाई 2 के बराबर डाल देंगे, मतलब ये चीज 45 हो जाएगा। cos 45 का वैल्यू कितना होता है बताइए कोई? cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो यहाँ से अपना कैलकुलेशन निकल के आएगा √2 म्यू के बराबर। तो इस तरीके से डायरेक्टली कैलकुलेशन किया जा सकता है इन केस अगर डाइपोल मोमेंट का मैथमेटिकल कैलकुलेशन आया तो, बट क्योंकि काम का नहीं है तो उसके बिना भी काम चल जाएगा। तो ये एक छोटा सा पार्ट है जिसको छापना है तुम लोगों को, नोट कर लो अपने हिसाब से, स्क्रीन जूम कर लेना, नोट डाउन कर लो। तो 2 और 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्यों? 2 और 2 कैंसिल नहीं है, वो cos थीटा वाला पार्ट ब्रैकेट में ही इधर
ऐसा cos थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा बाई 2 है, cos थीटा बाई 2 नहीं है, ठीक है। यस सर। यहीं पे हम ब्रैकेट कर देते हैं, ज्यादा बेटर है। नहीं ठीक है, रहने दो। सर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं? ये तो कोई रूल नहीं है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से अगर पूछेंगे तो 3 सवाल आएगा नॉर्मली, 2 से 3 सवाल। और अगर डाइपोल मोमेंट की बात करते तो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें डाइपोल मोमेंट से सवाल आएगा कि किसी और से आएगा, किसी और से आएगा, क्या मालूम। बट इसका जरूरत हर जगह पड़ेगा, मतलब डाइपोल मोमेंट वाले टॉपिक का जरूरत हर जगह पड़ने वाला है। अगर यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछो, और इसके बाद फिर हम लोग, ठीक है, टाइम को भी रखा है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमको बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही साथ डिस्कस करने हैं, कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वाले पार्ट का डिस्कशन करने के साथ साथ, तो हम लोग 2-3 थियोरेटिकल पॉइंट अभी मेंशन करेंगे और बाकी सारा पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर नोट कर लिया हो तो फिर पॉइंट्स पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर नहीं नोट किया होगा तो बता देना। सर हाँ, सर डिस्टिल्ड वाटर जमीन पे गिरता है तो दाग क्यों छोड़ देता है? डिस्टिल्ड वाटर जमीन पे गिरता है तो दाग छोड़ देता है, ये कहाँ देखे हैं हम तो घर ही में देखे सर। तो बैटरी का पानी बोल रही है क्या? हाँ। तो बैटरी का पानी डिस्टिल्ड वाटर थोड़ा ना रह जाता है, वो एसिडिक वाटर हो जाता है। ये चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा तुम्हारे क्लास 12th में। एक बार बैटरी में पानी डाल दिए तो डिस्टिल वाटर नहीं रह जाता है, वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस में जाके एसिडिक कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन में ही जाता है। चलो ध्यान दो, थर्ड पॉइंट नोट करो। फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल, for a given molecule, the net dipole moment, the net dipole moment is calculated using the vector addition of all the dipoles of individual bonds, using the vector addition of all the dipoles of individual bonds। जितने भी इंडिविजुअल बॉन्ड्स हैं उन सारे इंडिविजुअल बॉन्ड्स के डाइपोल्स वाले पार्ट को एड अप करके हम लोग, मतलब उन सबका वेक्टर एडिशन करके किसी एक मॉलिक्यूल के नेट डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट की आराम से बात कर सकता है। और इसके नीचे का पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, वैसे ये चीज प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएगा। if a molecule has mu net
इज इक्वल टू 0, म्यू नेट मतलब नेट डाइपोल मोमेंट, 0 मतलब डाइपोल मोमेंट नहीं है। मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स के अंदर डाइपोल हो सकता है बट नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है, मतलब पूरे मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल वाला पार्ट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेट पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब जो प्लस माइनस चार्ज बना था, जो पोल बना था, वो पोल वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब डाइपोल मोमेंट नहीं है तो इस तरह के केस में हम लोग आराम से नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। नहीं है मतलब नॉन वर्ड यूज कर सकते हैं, पहला चीज। तो अगर मान लो किसी एक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है मतलब नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो में हमेशा प्लस ही रहेगा, माइनस कभी निकल के नहीं आएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट में हम लोग चार्ज वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस की बात करते हैं, तो कभी भी डाइपोल मोमेंट नेगेटिव निकल के नहीं आने वाला। तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब डाइपोल मोमेंट है, तो है होने का मतलब मॉलिक्यूल्स में पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल आराम से बोल सकते हैं। तो कहीं कहीं पे अगर बचपन से आज तक सुना होगा कि पोलर सॉल्यूट या आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है, तो पोलर सॉल्वेंट वाला पार्ट यही चीज है। जब डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा तो पोलर सॉल्वेंट, जब डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो उस केस में नॉन पोलर सॉल्वेंट आराम से एसोसिएट किया जा सकता है वर्ड। और यही चीज का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे, क्योंकि आज उस चीज का टाइम नहीं है। क्योंकि एक तो ये चीज डिस्कशन करना अपने को कि नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कैसे करना है, और कुछ उससे रिलेटेड एग्जांपल्स वाले पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का डाइपोल मोमेंट शुरू के आपको लगता है कि 30-40 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा, डिपेंड करता है तुमको कितना जल्दी वो टॉपिक समझ में आएगा, बट प्रैक्टिस करने आना चाहिए टॉपिक्स का। सवाल इंपॉर्टेंट होगा, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है, क्योंकि शेप डाइपोल मोमेंट सब एसोसिएटेड पार्ट है। तो सीधा डाइपोल मोमेंट पूछ दिया तो शेप वहां पे अपने आप कवर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन भी कवर हो गया, तो इसलिए ये टॉपिक ठीक ठीक इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो आज के लिए हम तुम लोगों को कुछ होमवर्क तो ऐसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग केवल आज बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़े थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मेन पार्ट शुरू करेंगे, डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड वाले पार्ट का भी इंट्रोडक्शन आराम से कर लेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए इतना ही। बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो। खुशी तो क्लास खत्म होने के टाइम पे कहाँ से आती है, हमको समझ नहीं आता है। और तुमको अगर लिंक का मैसेज नहीं आता है तो तुम क्लास के टाइम पे रेडी रहा करो ना, ये क्लास का टाइम है तो लिंक आ जाएगा टाइम पे। हमेशा क्लास खत्म होने के टाइम पे आया करती है, शुरू में तो आती नहीं, बोलोगे मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आया। अरे नहीं आया नोटिफिकेशन, तुम्हारे सिस्टम में कोई दिक्कत है तो ठीक है, क्लास के टाइम पे हम रेडी रहेंगे कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। एक बार ऐप ओपन करके देख लेंगे, पता चल जाएगा नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। क्लास ऐसे मिस मत किया कर। और तुम एक चीज बताओ, तुम बोकारो की रहने वाली हो ना? कुछ कुछ बोल तो रही है। यस सर। अच्छा सर सो गए थे सो गए थे तब तो इसका कोई अंत ही नहीं है। अब ठीक है, बोकारो की रहने वाली हो तो तुमको अगर केमिस्ट्री का कोई डाउट क्लास वगैरह चाहिए होगा तो आराम से ऑफिस में आकर के डाउट ले सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास का हम लोग ऑफलाइन डाउट्स हम लोग का शुरू हो गया है, तो कुछ भी डाउट होगा तो आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, और इनफैक्ट बाकी लोगों के लिए भी है ये नोटिस, अगर तुम लोगों को डाउट क्लास चाहिए होगा तो ऑफिस में आकर के डाउट क्लास ले सकते हैं। जो लोग बाहर के रहने वाले हैं वो रहो बाहर ही, और क्या। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, हाँ मालूम है तुम लोग का एग्जाम चल रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके।